गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले टॉपिक में अपन ने बात की थी जनसंख्या संगठन को लेकर। आज अपन पढ़ेंगे साक्षरता। देखो साक्षरता पढ़ने से पहले अपन साक्षर के बारे में पढ़ेंगे कि साक्षर व्यक्ति किसको कहते हैं। कि ऐसा व्यक्ति जिसको अक्षर ज्ञान का मतलब कि वो अक्षरों को पढ़ सके वह लिख सके। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सामान्यतः अक्षर ज्ञान हो, मतलब वो अक्षरों को पढ़ भी सके और लिख भी सके, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। अब देखो साक्षरता एक तरह से विशेषता है कि साक्षरता के अंतर्गत या विभिन्न प्रकार के जो पहलू हैं विकास के, तो उनका गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। साक्षरता जो होगी विभिन्न प्रकार के जो पहलू होंगे या विकास के जो पहलू होंगे उनका कैसा अध्ययन करती है? गुणात्मक रूप से अध्ययन करती है। ये व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक जो विकास है उस विकास का विश्वसनीय व यथार्थ सूचक भी माना जाता है। कि जिस प्रदेश की जनसंख्या साक्षर होगी वहां का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चहुमुखी विकास उच्च स्तर पर पाया जाता है। इसी के साथ साथ अपन बात करें कि कुछ देश विश्व के ऐसे जहां साक्षरता की जो स्थितियां हैं वो न्यूनतम है, कहीं मध्यम है तो कहीं निम्न स्तर पर पाई जाती है। जैसे अपन पश्चिमी देश या पश्चिमी यूरोपीय देशों की यदि बात की जाए, पश्चिमी यूरोपीय देश प्लस यूएसए का क्षेत्र, इनके अलावा जैसे जापान है, डेनमार्क है, तो ये ऐसे क्षेत्र हो गए विश्व के जहां साक्षरता का जो स्तर है वो उच्च स्तर पर पाया जाता है। इसके अलावा जैसे अमेरिका का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र या मध्यवर्ती क्षेत्र, यूरोप का पूर्वी क्षेत्र, रूस का क्षेत्र, कनाडा का क्षेत्र या एशिया की जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है तो ये मध्यम साक्षरता वाले क्षेत्र हो गए। इसी के साथ साथ जैसे अफ्रीकी महाद्वीपीय क्षेत्रों की यदि अपन बात करें तो वो ऐसे क्षेत्र हो गए जहां साक्षरता का स्तर न्यूनतम स्तर पर पाया जाता है। अब अपन बात करें कि जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश जिनमें डेनमार्क है, इंग्लैंड का क्षेत्र है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र की बात करें, एशियाई क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो जापान का क्षेत्र हो गया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया देश हो गया। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां साक्षरता का जो स्तर है वो 100% तक पाया जाता है। यानी कि विश्व के ऐसे क्षेत्र हो गए जहां साक्षरता का जो स्तर है वो कितना परसेंट तक पाया जाता है? 100% तक पाया जाता है। विश्व स्तर पर यदि अपन बात करें तो विश्व स्तर पर जो साक्षरता है वो 77% है। कि विश्व के जो 77% व्यक्ति हैं वो कैसे हैं? साक्षर श्रेणी में उनको शामिल किया जाता है। तो अगर हमने बात की कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, पुर्तगाल है, स्पेन है, तो ये ऐसे क्षेत्र हो गए जहां साक्षरता का जो स्तर है वो 100% तक पाया जाता है। एशियाई देशों में यदि अपन बात करें तो एकमात्र जापान क्षेत्र है जहां साक्षरता का स्तर कितना पाया जाता है? 100% तक पाया जाता है। इसी के साथ साथ यूएसए का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां साक्षरता उच्च स्तर पर यानी 100% तक पाई जाती है। विश्व स्तर पर यदि हम बात करें औसत साक्षरता की तो 77% तक औसत साक्षरता पाई जाती है।
जनसंख्या के जो गुणात्मक पहलू हैं उन गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है कि उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार की विकास प्रक्रियाएं जब उच्च स्तर पर होती हैं तो उनको प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? साक्षरता ही माना जाता है। अब देखो अपन हेडिंग डाल सकते हैं कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे तो कारक कौन से होंगे? साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। अगर सबसे फर्स्ट नंबर पर अपन बात करें तो सबसे पहला जो कारक हो गया वो कौन सा हो गया? आर्थिक कारक। दूसरे नंबर पे बात करें नगरीकरण का स्तर। नगरीकरण का स्तर। इसी के साथ महिलाओं की सामाजिक स्थिति। सरकारी नीतियां और भी अन्य कारक मान सकते हैं। देखो पहला कारक हमने कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक होगा वो कौन सा होगा? आर्थिक कारक। ये सीधा सा प्रभाव साक्षरता पर डालेगा कि जिन क्षेत्रों का आर्थिक विकास उच्च स्तर पर पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्रों की जो जनसंख्या होगी वो सभी क्या होंगी? शिक्षित होंगे। जिन क्षेत्रों का आर्थिक स्तर निम्न लेवल का होगा तो अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी हुई अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को वो पूरा कर पाता है। ऐसी स्थिति में जो ऐच्छिक आवश्यकताएं हैं व्यक्ति उनको क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है, मतलब उनको दबा देता है। और आर्थिक या अपनी में धन के अभाव में वो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको किताबों की भी आवश्यकता होगी, परिवहन की साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा अन्य भी कई तथ्य होते हैं जिनकी व्यक्ति आपूर्ति नहीं कर पाता। दूसरा कारक अपन क्या लेंगे कि नगरीकरण का स्तर कि जो भौगोलिक प्रदेश अपन जिसकी बात कर रहे हैं यदि ग्रामीण प्रदेश होगा तो पुरानी जो रीति रिवाज होती है अधिकांश व्यक्ति उनमें संलग्न पाए जाते हैं। वहाँ शिक्षा का प्रभाव होता है वो कम पाया जाता है। यदि नगरीकरण या नगरीकरण जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं। और जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो शिक्षित व्यक्ति की जो संतानें हैं वो भी शिक्षा की ओर अग्रसर होती रहती है। तो एक तरह से व्यक्ति शिक्षा को लेकर के क्या रहते हैं? जागरूक रहते हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति जिस भौगोलिक प्रदेश या जिस समाज की अपन बात कर रहे हैं वहाँ की जो महिलाएं हैं यदि शिक्षित होंगी तो बच्चों को शिक्षा की ओर क्या करती है? मोटिवेट यानी अग्रसर करती रहती है। और यदि महिलाएं अशिक्षित हैं तो शिक्षा का प्रभाव अपने बच्चों के ऊपर छोड़ नहीं पाती। सरकारी नीतियां विभिन्न प्रकार की जैसे सरकारी नीतियां बच्चों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई करवाना, बुक्स वगैरह उपलब्ध करवाना, इसी के साथ साथ जैसे यातायात के साधन उपलब्ध करवाना। तो ऐसी जो स्थितियां हैं ये भी शिक्षा की ओर बच्चों को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो जिन क्षेत्रों में ये जो स्थितियां हैं अनुकूल स्तर पर पाई जाती है तो वहाँ साक्षरता का जो स्तर है वो भी उच्च स्तर पर पाया जाता है। और जिन प्रदेशों में ये स्थितियां निम्न स्तर पर पाई
जाता है। अब तो इसके बाद में हम बात करेंगे जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना है उस व्यावसायिक संरचना के बारे में। देखो व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना, किसी भी भौगोलिक प्रदेश में निवासी जो जनसंख्या है, जनसंख्या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न होती है। मानव विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को संचालित करके अपनी जीविका का क्या करता है, निर्वहन करता है। अब अपन व्यवसायिक संरचना किसको कहेंगे कि जनसंख्या का निश्चित आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न होकर के उनका जो आनुपातिक वितरण पाया जाता है उस आनुपातिक वितरण को क्या कहेंगे, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना कहेंगे। कि किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का निश्चित आर्थिक कार्यों में संलग्न होना और संलग्न होकर के उनका जो आनुपातिक वितरण जो है वो आनुपातिक वितरण ही क्या कहलाता है, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना कहलाता है। अगर मानव कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, जैसे अभी हमने बात की थी आर्थिक क्रियाओं, अपन बात करें थे विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, तो मानव कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। अब इनका वर्गीकरण जैसे हम बात करें, प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन सी क्रियाएं शामिल होंगी, जैसे कृषि है, भोजन संग्रहण है, आखेट है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है। तो ये ऐसी क्रियाएं हो गई मानव के द्वारा संचालित जो किसमें काउंट की जाती है, प्राथमिक क्रियाकलापों में काउंट की जाती है। द्वितीय क्रियाकलापों की बात करें तो द्वितीय क्रियाकलापों में विनिर्माण या उद्योगों से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं किसमें काउंट होती है, द्वितीय क्रियाकलापों में काउंट होती है। तृतीय क्रियाकलापों की यदि अपन बात करें तो जैसे व्यापार है या वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार है, व सेवा। तो ये कौन से क्रियाकलाप हो गए मानव के द्वारा संचालित, द्वितीय क्रियाकलाप, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवा। चतुर्थ क्रियाओं की यदि हम बात करें तो चतुर्थ क्रियाकलापों में कौन सी क्रियाएं शामिल होंगी, खोज या अनुसंधान, खोज या अनुसंधान से संबंधित जो क्रियाएं होंगी वो कौन सी क्रियाकलापों में शामिल होंगी, चतुर्थ क्रियाकलापों में ऐसी क्रियाएं शामिल की जाती है। पंचम क्रियाकलापों की अपन बात करें तो नीति निर्माण, नीति निर्माण
या अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो समझौते होते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल के समझौते, तो वो किसमें काउंट किए जाते हैं? पंचम क्रियाकलापों में काउंट किए जाते हैं। अब देखो ये मान लो कि द्वारा संचालित कितने प्रकार की क्रियाएं होगी? 5 प्रकार की क्रियाएं होगी। प्राथमिक क्रियाकलाप जिनमें कृषि है, भोजन संग्रहण है, आखेट है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन क्रियाएं। देखो खनन क्रियाएं विकसित प्रदेशों की यदि अपन बात करें तो विकसित प्रदेशों में खनन जो क्रियाएं हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप में काउंट की जाती है, और विकासशील क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो विकासशील प्रदेशों में खनन क्रियाएं प्राथमिक क्रियाकलापों में काउंट की जाती है। द्वितीय की क्रियाओं की यदि हम बात करें तो द्वितीय की क्रियाकलापों में विनिर्माण या उद्योगों से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं या वस्तुओं का या विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका रूप परिवर्तित करके उनको नया रूप देना, एक तरह से ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो द्वितीय की क्रियाओं में काउंट की जाती है। तृतीय की क्रियाकलापों को एक तरह से सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। तो इसमें व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो तृतीय की क्रियाकलापों में काउंट की जाती है। चतुर्थ क्रियाओं की बात करें तो खोज व अनुसंधान से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो किसमें काउंट की जाती हैं? चतुर्थ क्रियाकलापों में काउंट की जाती है। इसी साथ पंचम क्रियाकलापों की यदि अपन बात करें तो विभिन्न प्रकार की नीति निर्माण या नीतियां बनाना या अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल के जो समझौते होते हैं वो किसमें काउंट किए जाते हैं? पंचम क्रियाकलापों में काउंट किए जाते हैं। अब इसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे कि विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या या कौन कौन से जो भौगोलिक प्रदेश हैं उन भौगोलिक प्रदेशों की कितनी परसेंट जनसंख्या कौन कौन से क्रियाकलापों में लगी हुई है। देखो अपन औसत रूप से विश्व के जितने औद्योगिक प्रदेश हैं उनकी यदि अपन बात करें कि विश्व के औद्योगिक प्रदेश अपन देखो वर्तमान समय में विश्व की अधिकांश जनसंख्या तृतीय क्रियाकलापों की ओर बढ़ती जा रही है। तो अपन यहाँ मुख्य रूप से कौन से क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं? तृतीय क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं। अब देखो विश्व के औद्योगिक प्रदेश, विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं तो उन औद्योगिक प्रदेशों की लगभग 40 से 45% जो जनसंख्या है, 40 से 45% जो जनसंख्या है वो कौन से क्रियाकलापों में लगी हुई है? तृतीय क्रियाकलापों में लगी हुई है। इसी के साथ जैसे अपन पहला स्टेप विश्व लेवल पर ही हम बात करें कि विश्व के जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं तो उन औद्योगिक प्रदेशों की 40 से 45% जनसंख्या कौन से क्रियाकलापों में लगी हुई है? तृतीय क्रियाकलापों में लगी हुई है। इसी के साथ यदि अपन बात करें जैसे पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देश, यूएसए का क्षेत्र, जापान का क्षेत्र हो गया, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हो गए। तो ये ऐसे क्षेत्र हो गए जहां की लगभग 60 से 70% जनसंख्या, 60 से 70% जनसंख्या तृतीय क्रियाकलापों में लगी हुई। अभी देखो अपन ने 2 क्षेत्रों की बात की है कि विश्व के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनकी जनसंख्या 40 से 45% तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न है,
पश्चिमी यूरोपीय देश, यूएसए का क्षेत्र, जापान का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र हुए जहां की 60 से 70% जनसंख्या कौन से क्रियाकलापों में लगी हुई है? कृत्रिम क्रियाकलापों में लगी हुई है। अब अपन विश्व के जो पिछड़े या विकासशील प्रदेश हैं उनकी यदि अपन बात करें, पिछड़े प्लस विकासशील, तो यहाँ की लगभग 60% जो जनसंख्या है, 60% जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी हुई है। देखो मानव के द्वारा 5 प्रकार के आर्थिक क्रिया की जाती है। अपन ने औद्योगिक प्रदेशों की बात की, विकसित क्षेत्रों की बात की, पिछड़े और विकासशील क्षेत्रों की बात की। तो औद्योगिक जो प्रदेश है वहां की लगभग 40 से 45% जनसंख्या कृत्रिम क्रियाकलापों में। पश्चिमी यूरोपीय देश, यूएसए का क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी ऐसे क्षेत्र हुए जहां की 60 से 70% जनसंख्या कृत्रिम क्रियाकलापों में संलग्न है। इसी के साथ पिछड़े व विकासशील जो प्रदेश हैं तो वहां की लगभग 60% जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। और प्राथमिक क्रियाकलापों की हमने बात करी थी कि मानव 5 प्रकार की क्रिया संपन्न करता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो यहाँ तृतीयक में व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, सेवाएं, ये तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल होंगी। प्राथमिक में आखेट है, भोजन संग्रह है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन क्रिया है, ये किसमें काउंट होंगी? प्राथमिक क्रियाकलाप में काउंट होंगी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो?